जिधर से गुजरो धमाल कर दो, जहां भी जाओ धुआं बिछा दो। तुम्हें सियासत ने यह हक दिया है कि हरी जमीनों को लाल कर दो। दलील भी तुम, अपील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे चाहो रिहा कर दो, जिसे चाहो सजा दे दो। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। जब देश अमृत महोत्सव का आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, हिंदुस्तान के लाल किला से देश के प्रधानमंत्री जहां पर एक तरफ महिला सुरक्षा और महिला सम्मान की बात कर रहे थे, वहीं पर गुजरात की सरकार जो है बिल्किस के 11 रेपिस्टों को गुजरात सरकार रिहा कर रही थी। इसी को लेकर राहत इंदौरी साहब का एक शेर मुझे अच्छी तरीके से याद है। आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वाह गुजरात सरकार वाह, तुम्हारी नाइंसाफी को सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। चलिए आज हम लोग बात करते हैं बिल्किस बानो के बारे में कि आखिर वो 11 रेपिस्टों को कैसे गुजरात की सरकार छोड़ देती है और किस आधार पर छोड़ती है। जिसे अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे होना चाहिए था, आज वो आजाद घूम रहा है। आज उसी के बारे में आप सभी को पता होगा कि बिल्किस के साथ क्या घटा। 2002 का दंगा जब गुजरात में चल रहा था, आप लोग को पता होगा कि उस समय का गुजरात सरकार का, तत्कालीन गुजरात सरकार का जो गृह मंत्री थे वो अमित शाह थे। और आज जब छोड़ा गया है उन्हें 11 अपराधियों को, जिसे कोर्ट भी मानती है कि दिल दहला देने वाली घटना थी, और आज जो है वो केंद्र में गृह मंत्रालय को संभालने वाला व्यक्ति का नाम अमित शाह है। सरकार कब मुंह खोलेगी, सवाल है ना। खैर बात अलग है, लेकिन जो हम आज बात करने वाले हैं वो उन 11 रेपिस्टों के बारे में। जब 2002 में दंगा चल रहा था तो उस समय पूरे गुजरात में अफरा तफरी का माहौल था। उस माहौल में सब कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह के लिए, सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़े। यहां तक कि बहुत ऐसे लोग थे जो अपने प्रदेश को बदल दिए, प्रदेश से चले गए। उसी में एक बहन थी बिल्किस, 21 वर्ष की एक महिला बिल्किस भी अपने गांव से किसी सुरक्षित जगह की तलाश में निकलती है। वो अपने परिवार के 16 सदस्य के साथ वो निकलती है, जिसमें से उसकी एक 3 साल की छोटी बच्ची भी है जिसका नाम सालेहा है, उसकी माँ है, और वो खुद बिल्किस जो है 5 माह की गर्भवती है। और वो जब निकलती है, निकलने के दरमियान में जब वो छप्परबाड़ गांव में पहुंचती है तो वहां पर दंगाई को जब देखती है तो वो जाके खेत में छिप जाती है। जब खेत में छिपती है तो उन दंगाइयों की नज़र जो है कि बिल्किस के परिवार के ऊपर पड़ता है। 20 से 25 की संख्या में बिल्किस के परिवार के ऊपर हमला कर देता है। वो घटना जो है ना, बताने में भी जो है कि दिल रो रहा है। वो 3 साल की बच्ची क्या बिगाड़ा था उन दंगाइयों को, उसे पटक पटक के मार दिया, जान ले लिया, क्या बिगाड़ा था। बिल्किस के आंख के सामने उसके मां के साथ बलात्कार होता है।
और बिल्किस को भी सामूहिक बलात्कार तब तक लोग करता है जब तक कि वो उन दंगाइयों को ये नहीं मतलब फील होता है कि ये मर गई है, तब तक वो करता है। अगले 3 घंटे के बाद बिल्किस को होश आता है। जब होश आता है तो बिल्किस देखती कि हमारे 16 जो परिवार के सदस्य थे उसमें से 7 सदस्य की मौत हो चुकी है। मेरी मां की भी मौत हो चुकी है, बिल्किस की मां की भी मौत हो चुकी थी, और खुद बिल्किस के शरीर पे, तन पे एक वस्त्र भी नहीं था। उसी हालत में वो एक पल के लिए तो सोचती कि मैं मर क्यों नहीं गई, अगर मर जाती तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन शायद कुदरत का ये मंजूर नहीं था, क्योंकि वो उन 11 लोगों को सजा दिलाना था। शायद इसीलिए बिल्किस जिंदा रही। और जब वो रिपोर्ट लिखाने के लिए थाना जाती है, क्योंकि जब उसके शरीर में, तन में कपड़ा नहीं था, तो उस समय एक आदिवासी महिला आगे आकर उसको कपड़ा देती तन ढकने के लिए, अपनी इज्जत को ढकने के लिए। इज्जत बचाई क्या था उसका, देती है। जब वो थाना जाती है तो थानेदार रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। जब उसकी मेडिकल जांच होती है तो मेडिकल जांच भी नीपापोती करके छोड़ देता है, मेडिकल रिपोर्ट भी नीपापोती करके छोड़ दिया। जब ये सारा मामला आगे चलता है, चलने के बाद जब कुछ एनजीओ और कुछ संगठन जब इस मुद्दे को लेकर सामने आता है, तब ये केस हरकत में आती है। महिला आयोग सामने आके इस केस को लेके चलती है। आगे चलते चलते बिल्किस बानो काफ़ी संघर्ष की इस लड़ाई में, लगभग वो 6 साल संघर्ष की। यहाँ तक कि यहाँ का गुजरात की सरकार जो है, या फिर गुजरात का जो पुलिस था, उनके ऊपर से भरोसा उठ गया बिल्किस को। बिल्किस ने एक अपील की कि मुझे यहाँ की जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। इस केस को जो है कि शिफ्ट कर दिया जाए बंबई हाई कोर्ट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है कि मुंबई केस को शिफ्ट कर दिया। करने के बाद जो है कि एक सीबीआई का गठन, सीबीआई को ये केस सौंप दिया गया। सीबीआई जो है कि सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मांग के घटना स्थल पे भी पहुंचता है, मौके वारदात पे भी पहुंचता है। पहुंचने के बाद सीबीआई जो देख पाता है कि नहीं, ये जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि नाइंसाफ़ी हुआ बिल्किस के साथ, और वो सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई इजाज़त भी मांग के उस कब्र को फिर से खोदा जहां पर वो 7 लोगों की लाश दफनाई गई थी। और लाश को दफनाने का तरीका ये था कि धड़ किसी और का, सर किसी और का, कि इससे जो है कि पहचान ना हो सके। लेकिन सीबीआई एजेंसी जो है वो पूरा परफेक्ट तरीके से जांच करने के बाद ये पता चलता है कि हाँ, वही लोग जो है किसकी हत्या, वो 11 लोग हत्या किए हैं। कोर्ट में वो 11 लोग को बुलाया गया। बिल्किस पहचानने के साथ साथ एक एक व्यक्ति का नाम भी बता दी। पता है क्यों? क्योंकि जिस गांव में बिल्किस रहते थे उसी गांव का वो 11 लोग थे, दरिंदे। क्योंकि इस बात को वो अच्छी तरीके से जानती थी, कोर्ट को बोलना भी नहीं पड़ा और वो एक एक व्यक्ति का नाम बता दी कि ये हमारे साथ ऐसा किया है। 2008 में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। उसके बाद वो 11 लोग जो है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है कि हम निर्दोष हैं, हमें रिहा कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी को खारिज कर दिया। एक बार, दूसरी बार फिर गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, वो 11 लोग, फिर अर्जी खारिज कर दिया। तीसरी बार गया, फिर अर्जी खारिज कर दिया। मतलब दैट मीन्स ये कि सुप्रीम कोर्ट भी इस घटना को दिल दहला देने वाली घटना को माना, और मानने के बाद उन्हें 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। कुछ बिल्किस का जख्म पे कुछ मरहम लगा था, वो जीने की कुछ आस लेके अब चली थी,
कि उन गुनहगारों को सजा हम दिला चुके हैं। लेकिन जब देश 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो उस समय गुजरात की सरकार जो है वो बिल्किस के रेपिस्टों को रिहा कर दिया। गुजरात की सरकार को क्या मजबूरी थी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के समय में उन दरिंदों को, 11 दरिंदों को छोड़ने पे मजबूर हुए? कौन थे वो लोग? कोई खास लोग थे आपका? उनके बिना सरकार नहीं चलती आपकी? या फिर 22 का चुनाव आपको दिख रहा है कि गुजरात में चुनाव होने वाला है, वोट लेना है? कहीं ये तो नहीं। गुजरात सरकार एक टीम की गठित करती है और उस टीम में गुजरात सरकार का एक विधायक भी है, रूलिंग पार्टी का विधायक भी है। अब कोई पारदर्शिता नहीं है, छोड़ दिया गया। कानून लाया 2022 में कि हम उन व्यक्ति को आजीवन कारावास का मतलब यह होगा कि अंतिम सांस तक वो सजा काटेगा जो व्यक्ति बलात्कारी हो, जघन्य अपराध करने वाला हो, सामूहिक बलात्कारी हो, आतंकवादी हो। अगर इस तरह का जो भी व्यक्ति है, इन अपराधियों को आजीवन कारावास का मतलब यह होगा कि 14 साल को बाद छूटने का नहीं। 14 साल अगर का सजा काट भी लिए हैं तो इसका मतलब है कि आप तब तक वहां बने रहेंगे जब तक कि आपकी अंतिम सांस वहां ना चले। मेरा कहने का सारांश यह है कि आप अगर बिल्किस बानो का मुजरिमों को छोड़ देंगे तो क्या गारंटी है कि अंकिता के भी हत्यारा को नहीं छोड़ा जाएगा, उसे भी माला नहीं पहनाया जाएगा, उसे भी मिठाई नहीं खिलाया जाएगा। हाथरस की जो बेटी की हत्या की गई उनके अपराधियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। किस ओर ले जाना चाह रहे हैं आप? आज अगर फिर से उन दरिंदों को, उन 11 हत्यारा और बलात्कारियों को अगर आप सलाखों के पीछे फिर से नहीं डालेंगे तो हिंदुस्तान का हर घर से एक बिल्किस निकलेगी, आंदोलन करेगी। नहीं तो कानून के ऊपर से, सरकार के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा इन लोगों को। आपको भेजना होगा फिर से सलाखों के पीछे और अंतिम सांस तक रखना होगा उन दरिंदों को, वरना अंकिता भंडारी का भी हत्यारा को छोड़ दिया जाएगा, उसे भी माला पहनाया जाएगा। सरकार से मेरी मांग है, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से कानून लाए या फिर राज्य सरकार, हर राज्य सरकार अपना अपना कानून बनाए कि इस तरह का जो भी जघन्य अपराध करे उसे आजीवन कारावास का मतलब यह हो कि वो अंतिम सांस तक जो है कि सलाखों के पीछे रहे, अपना दम तोड़े सलाखों के पीछे। जय हिंद, जोहार झारखंड।